नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसका कोई स्पैन नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो आपको प्यूरिटन एज, जैकोबिन एज, इसके इर्द गिर्द देखने को मिली है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले आप मेटाफिजिकल शब्द जो है उस शब्द को समझ लीजिए। अब मेटाफिजिकल शब्द का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेटा। ठीक है, अब मेटा शब्द जो है इसका अर्थ होता है बियॉन्ड, यानी परे या दूर। ठीक है, दूसरा शब्द आपके पास बच गया फिजिकल। अब फिजिकल शब्द जो है आप इसका मीनिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या हो गया? फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक। ये फिजिका शब्द से बना है। जी हाँ, किस शब्द से बना है? फिजिका शब्द से बना है। ठीक, जिसका मतलब क्या हो गया? भौतिक, अर्थात इस संसार का, जिसको आप देख सकते हैं। तो मेटाफिजिकल, इसका मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, अर्थात इस भौतिक दुनिया से परे। तो जब मेटाफिजिकल पोइट्री की बात चलती है तो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या करती है? रेफर करती है थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, अर्थात वो चीजें जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे की हैं। डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, रियलिटी, वास्तविकता, एंड द नेचर ऑफ थिंग्स, अर्थात चीजों की प्रकृति। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो ऐसे आइडियाज लेकर के आती है जो इस भौतिक दुनिया से परे के हैं। जैसे कभी वो अस्तित्व की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कभी ये वास्तविकता की बात करते हैं, ठीक है, कभी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, कभी नेचर ऑफ थिंग्स, अर्थात चीज़ों की जो प्रकृति है उनके बारे में ये बात करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये क्या करती है? एक्सप्लोर्स दीज डीप एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इन अ वे दैट गोज बियॉन्ड एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अर्थात मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये जो गहन और दार्शनिक प्रश्न है, जैसे अस्तित्व का प्रश्न है, वास्तविकता का प्रश्न है, वस्तुओं की जो नेचर होती है उनका प्रश्न है, ठीक है, इनके बारे में ये क्या करती है? खोज करती है। और जिन तरीकों से खोज करती है वहां पर हमें मेटाफिजिकल पोइट्री का एहसास होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम आम तौर पे इन टॉपिक्स को डील करते हैं, ठीक है, वहां उन तरीकों को इस्तेमाल ना करके ये अनोखे ही तरीके लेकर के आते हैं। कौन? मेटाफिजिकल पोइट्री। तो चलिए, मेटाफिजिकल पोइट्री में ऐसे कौन से तरीके हैं जो इनको और जो सामान्य ट्रेडिशनल जो वे हैं ऑफ राइटिंग पोइट्री उनसे डिफरेंट बनाते हैं, उनको आप देख लीजिए। तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है उसमें एक आपको कंसीट्स जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। कंसीट्स क्या होते हैं? ये क्लेवर और इमेजिनेटिव मेटाफर्स होते हैं, अर्थात चतुराई से प्रयुक्त किए गए, ठीक, कल्पनाशीलता से भरपूर जो मेटाफर्स होते हैं उनको। दैट कंपेयर्स टू वेरी डिफरेंट थिंग्स इन सरप्राइजिंग वेज। जो जो ये क्या करते हैं? दो डिसिमिलर थिंग्स को, दो असमान वस्तुओं को, उनके बीच में इस तरह से समानता स्थापित करते हैं कि आपको वो देख करके बहुत ही झटका सा लगता है और आश्चर्य भी होता है। उदाहरण के लिए जॉन डन की एक पोएम है द फ्ली,
ये रही द फ्ली। इसमें ये क्या बताता है, ये तुलना क्या करता है, ही कंपेयर्स अ फ्ली बाइटिंग, फ्ली बाइटिंग, अर्थात कोई फ्ली जो होती है, मक्खी जो होती है वो बाइट कर लेती, काट लेती है, ठीक है। जैसे मान लो मच्छर ने किसी को काट लिया, पहले आपको काटा, फिर आपकी प्रेमिका को काटा, ठीक। फिर कहता है देखो हम दोनों एक हो गए। कैसे? कि मच्छर ने पहले मुझे काटा, फिर तुम्हें काटा, और अब उस मच्छर के अंदर हम दोनों का खून जो है वो एक हो गया, उनका उसका मिलन हो गया है। तो इस तरह से हमारा भी फिजिकल यूनियन जो है, ठीक है, शारीरिक मिलन जो है वो हो चुका है। अब देखिए मक्खी के काटने को अर्थात फ्ली बाइटिंग को किससे कंपेयर कर रहा है? लवर्स के, प्रेमियों के मिलन से कंपेयर कर रहा है। अब जिस तरीके का इसने इस्तेमाल किया बड़ा ही बेतुका सा तरीका है। साथ में तर्क क्या देता है? आर्ग्यूइंग दैट देयर ब्लड ऑलरेडी मिंगल्स इनसाइड द फ्ली, कि इनका भौतिक मिलन, शारीरिक मिलन कैसे हो गया? कि इस फ्ली के अंदर उनका ब्लड जो है मिंगल हो गया है, इसलिए इनका शारीरिक मिलन हो गया है। तो इस तरह से तुलना करना, तो आपको कंसीट से भरपूर मिलेंगी इस तरह की पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री। इसके अलावा पैराडॉक्सेस, पैराडॉक्स को हम क्या कहते हैं? विरोधाभास। अब विरोधाभास किसे कहा जाता है? कि कोई स्टेटमेंट, कोई कथन जिसको इनिशियली प्रारंभ में जब आप सुनते हैं तो आपको उस स्टेटमेंट में विरोध का आभास होता है, लेकिन जब आप उसमें गहराई में उतरते हैं तो फिर आपको वो उसमें एक बहुत ही गहरा छुपा हुआ सत्य जो है वो नजर आता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। तो पैराडॉक्स से भरपूर मिलेंगी ये पोएट्री। तो दीज आर स्टेटमेंट्स, पैराडॉक्स क्या है? दीज आर स्टेटमेंट्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स बट एक्चुअली रिवील अ डीपर ट्रूथ। उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा जॉन डन की बहुत सारी पोएम्स में। यहां एक उदाहरण लिया है, जॉन डन की एक पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड। तो हियर ही सजेस्ट दैट डेथ इटसेल्फ कैन डाई, कि मौत जो है खुद भी मर सकती है। अब आप सोचें यार मौत कैसे मर सकती है, ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन शोइंग दैट डेथ इज नॉट एज पावरफुल एज इट सीम्स, इससे नजर आता है कि मृत्यु उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी ये नजर आती है। लेकिन जैसे ही आप गहराई में उतरते हैं इस स्टेटमेंट के, तो फिर आपको उसमें कोई फिलोसॉफिकल ट्रुथ जो है छिपा हुआ नजर आता है। दैट इज पैराडॉक्स, ठीक। इसके अलावा, पैराडॉक्सेस के अलावा आपको मेटाफिजिकल पोएट्री में इंटेलेक्चुअल टोन जो है वो भी देखने को मिलेगी। इंटेलेक्चुअल टोन से मतलब हो गया कि कोई सीरियस या डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज जो है उनको एक्सप्लोर करती हुई नजर आएंगी ये पोएट्री। जैसे डन की ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, ठीक है, यूजेस ए कंपास टू डिस्कस द स्टीडफास्ट नेचर ऑफ ट्रू लव इवन व्हेन लवर्स आर अपार्ट। हिंदी में समझ लीजिए, एक कंपास, प्रकार जिसको आप कहते हैं, मैथमेटिक्स में आप काम में लेते हैं, ज्योमेट्री में, ठीक है, तो उसमें कंपास आपने जरूर काम में लिया होगा। इस तरह से होता है, ठीक, एक सिरा जो है स्थिर रहता है, दूसरा से घूमता है। तो कहता है सच्चा प्रेम जो है एक कंपास की तरह से होता है। आप देखिए कितना इंटेलेक्चुअल टोन ये यूज करने जा रहा है। कहता है कि ये भले ही दूर हैं, दोनों सिरे क्या हैं इनके? दूर हैं। एक सिरा स्थिर है, दूसरा घूम रहा है, ठीक है, दोनों सिरे दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सच्चा प्रेम है। तो अब देखिए इंटेलेक्चुअल टोन यहां पर आपको नजर आ गई, क्लियर। तो इसमें इंटेलेक्चुअल टोन का यूज होता है। इसके अलावा एब्रप्ट ओपनिंग, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक से। मेटाफिजिकल पोएट्री की एक खास बात ये भी आपको देखने को मिलती है कि यहां पर जब पोएम शुरू होती है तो जिस तरह का ट्रेडिशनल एक वे होता है पोएम को शुरू करने का, उसको ये फॉलो नहीं करते। क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या करती है कि जिस तरह के आपके जो कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। हम अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आएंगे। इवन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा। तो उसमें से एक चीज़ ये भी है, ठीक है, कि यहाँ पर जो पोएम जो स्टार्ट होती है वो एब्रप्टली स्टार्ट होती है। अब इसके लिए क्या करेंगे? जैसे ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, पोएम में किसी को इन्वोक किया जाता था,
आह्वान किया जाता था या किसी को संबोधित किया जाता था, एटलीस्ट और कुछ भी नहीं तो सब्जेक्ट तो वहाँ पर होता ही होता था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सीधे ही इस तरह से शुरू करते हैं पोएम को जैसे किसी से बात कर रहे हों, जैसे कोई पोएम नहीं बल्कि कोई बातचीत शुरू हो रही हो। जैसे जॉन डन की पोएम है द सन राइजिंग, उसमें शुरुआत किससे होती है कि सूरज जो है उस सूरज को डांटने फटकारने से होती है। अब कहीं ये कोई पोइट्री थोड़ी हुई कि आप कोई एक व्यक्ति तो किसी दूसरे को डांट रहा है, ये कोई पोएम का स्टार्ट थोड़ी हुआ। ठीक है, अचानक से आप सोचते हैं ये हो क्या रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर पोएम शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहां पर पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, बिजी ओल्ड फूल, अरे व्यस्त रहने वाले बूढ़े बेवकूफ, अनरूली सन, तुम हमारे प्रेमियों के कायदों के नहीं मानने वाले सूरज, इस तरह से कह के शुरू करता है। इवन इसके अलावा आपने गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है, उसकी पहली पंक्ति भी यही है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। तो यूँ लगता ही नहीं कि कोई पोएम स्टार्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से आदेश दे रहा है कि जा टूटते हुए तारे को पकड़। ठीक, ऑल ऑफ ए सडन जब आप ये सुनते हैं तो लगेगा कि कोई पोएम स्टार्ट हो रही है, नहीं। तो इनकी जो पोइट्री जो होती है उसकी शुरुआत कैसी होती है, एब्रप्टली होती है, ऑल ऑफ ए सडन होती है। और इसके लिए ज़्यादातर ये क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इनकी पोएम में इमेजरी का भरपूर समावेश जो है आपको देखने को मिलेगा। द पोएट्स यूज विविड एंड समटाइम्स अनयूजुअल इमेजरी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए ये जो इमेजरी यूज करते हैं वो कैसी होती है, अनयूजुअल इमेजरी। तो इसको इमेजरी नहीं बल्कि अपने को क्या कहना चाहिए, अनयूजुअल इमेजरी। ठीक है, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आप सभी लोगों ने पढ़ रखी है, उसके शुरुआत की जो 6-7 पंक्तियां हैं उसमें क्या करता है, इसी तरह की इमेजरी को काम में लेकर के आता है। पहली पंक्ति में क्या कहता है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, किसकी बात कर रहा है, फॉलिंग स्टार की बात कर रहा है। ठीक है, फिर मैंड्रेक रूट की बात करने लग जाता है, फिर आपके माइथोलॉजिकल वर्ल्ड में चला जाता है कि हु स्प्लिट द डेविल्स फुट, शैतान के पैर को किसने चीरा, उसमें चला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में चला जाता है कि जो बीते हुए वर्ष जो होते हैं वो कहा जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर की बात करने लग जाता है कि ईर्ष्या का कौन सा डंक होता है उसकी बात करने लग जाता है। क्लियर? तो इस तरह से वहां पर डिफरेंट इमेजेस जो कि अनयूजुअल हैं उनको ये काम में लेता है। तो अकेला जॉन डन ही नहीं, काफी लंबी फहरिस्त है इस तरह की पोइट्स की जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट जो कि एक रिलीजियस पोइट थे, एंग्लिकन प्रीस्ट भी थे, उनकी पोएम ईस्टर विंग्स, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, इज शेप्ड लाइक विंग्स ऑन द पेज विजुअली रिप्रेजेंटिंग द पोएम्स थीम ऑफ स्पिरिचुअल एसेंट। ठीक है, ये पेज के ऊपर जो शेप देता है, जैसे विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, जिस पेज पे छपी हुई उसमें विंग्स के आकार में छपी हुई है। तो ये मैसेज देती है कि यहाँ पर किस तरह की पोएम जो है आने वाली है, स्पिरिचुअल एसेंट को दर्शाने वाली पोएम जो है आने वाली है। ये भी अपने आप में इमेजरी है। इसके अलावा अपन बात करें तो कॉलेक्वल लैंग्वेज यानी आम बोलचाल में जिस भाषा को काम में अपन लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कॉलेक्वल लैंग्वेज कहते हैं। तो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो एक ट्रेडिशनल वे होता है पोइट्री में जिस तरह की भाषा को काम में लेना चाहिए उसको काम में ना लेकर के ये कॉन्वर्सेशनल टोन या कॉलेक्वल लैंग्वेज जो है उसको काम में लेते हैं, जिससे पोएम जो है काफ़ी पर्सनल और इमीडिएट आपको नज़र आती है। जैसे जॉन डन की आप किसी भी पोएम को उठा लीजिए, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, कॉलेक्वल लैंग्वेज जो है देखने को मिल जाएगी। जैसे आम बोलचाल में अपन जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें अपन सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को काम में लेते हैं। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार।
तो पहला शब्द क्या है? गो, जो कि वर्ब है। वर्ब से पहले किसको आना चाहिए? सब्जेक्ट को आना चाहिए, लेकिन सीधा वहां पर क्या आ रहा है? गो, जाओ। एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। तो अब ये क्या है आपकी? वर्ब हो गया, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। और ये हम कहाँ काम में लेते हैं? बोलचाल में ही इसको काम में लेते हैं। तो बोलचाल की भाषा को काम में लेना बहुत ही आम बात यहां पर होता है। इसके अलावा यूज ऑफ हाइपरबली। हाइपरबली को आप जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात किसी तथ्य को, किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कहना। जैसे एक एग्जाम्पल ध्यान में आता है, जॉन डन की पोएम है द सन राइजिंग। द सन राइजिंग में प्रेमी और प्रेमिका, ठीक है, पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे हैं, सूरज की रोशनी से वो परेशान हो रहे हैं, तो सूरज को डांटते हैं और क्या कहते हैं उसको कि तुम ये समझ लो तुम भी बूढ़े हो गए हो, तुम एक काम करो, हमारे कमरे का चक्कर लगाओ और अपने घर वापस चले जाओ, समझ लिया जाएगा कि तुमने हमारे कमरे का नहीं पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है। इसी दरमियान वो क्या कहते हैं कि शी इज ऑल स्टेट्स, शी इज all states and princess I, कि she, ये तो क्या है? दुनिया के जितने भी तमाम राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? मेरी पत्नी। एंड प्रिंसेस आई, और उन राज्यों का राजकुमार या राजा कौन है? मैं। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है भाई। इज इट पॉसिबल? आप ठीक है अपने कमरे के राजकुमार होंगे, अपने घर के होंगे, है ना, आपकी बीवी जो आपका घर हो गया, आपका सब कुछ होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया का राज्य तो नहीं है, पूरी दुनिया के स्टेट्स तो नहीं है ना। तो ये क्या है? हाइपरबली का प्रयोग है। क्लियर? इसके अलावा एक चीज और आपको बार बार यहां पर देखने को मिलती है, और वह है आयरनिकल रिवर्सल ऑफ द स्टेटमेंट, अर्थात किसी बात से पलट जाना, और पलटने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो है वो प्रस्तुत करना। इसलिए उसको स्टेटमेंट से पलटने को क्या क्या कहा गया? रिवर्सल। और स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ आप पलट रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? आयरनिकल रिवर्सल ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की आप बात करें तो उसकी थीम क्या है कि कोई स्त्री जो है सुंदर और वफादार दोनों एक साथ नहीं हो सकती। इस चीज का पोएट दावा करता है और कहता है कि यदि कहीं आपको इस तरह की कोई स्त्री मिलती है जो सुंदर भी है और वफादार भी है, तो आप क्या करें? आप मुझे सूचित करें और मैं निश्चित तौर पर उस महिला से मिलने आऊंगा, जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल वो अपनी कही गई बात से पलट जाता है और क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो क्या कहता है कि ऐसी स्त्री से मिलना मेरे लिए एक पिलग्रिमेज की तरह से होगा, तीर्थ यात्रा की तरह से होगा। लेकिन अगले पल पलट जाता है, कहता है कि नहीं, भले ही वो मेरे नेक्स्ट डोर पे पड़ोस में क्यों नहीं रहती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसके पास जाऊंगा तब तक हो सकता है कि वो बेवफा हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक देकर के वो क्या करता है? अपनी बात से पलट जाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? आयरनिकल रिवर्सल ऑफ द स्टेटमेंट अपन इसको कहेंगे। ठीक, फिर अब कुछ जो मेटाफिजिकल पोइट्री के कुछ बड़े नाम हैं उनको अपन देख लेते हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो है जॉन डन। जॉन डन का जो वर्क है, जो फेमस जो वर्क हुआ 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के तौर पे पब्लिश होता है और इसी से इनको पहचान मिलती है। इनकी मृत्यु 1631 में हो जाती है। मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात यानी पोस्थुमसली, है ना, इनका एक कलेक्शन पब्लिश होता है। इनकी एक पोएम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1601 में आती है,
डन एक्सप्रेसेस हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड हिम, आसपास की जो दुनिया है उसके प्रति असंतुष्टि जाहिर करते हैं। वैसे जॉन डन के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके देखें तो ये वो दौर था जब इन्होंने एन से शादी कर ली थी गुपचुप में, अपने मालिक की भतीजी थी, और उस शादी को उन्होंने छिपाने की कोशिश भी करी, ठीक है, लेकिन छिपा नहीं पाए, है ना। और ये काफ़ी इनके लिए तंग हाली का दौर जो था वो भी था, और बहुत इनको परेशान होना पड़ा। तो आसपास की दुनिया से तो अपने आप ही क्या होने थे, असंतुष्ट होने थे। इसलिए ये पोएम जो है इस चीज़ को भी बयान करती है। 1601 में आती है। ए हिम टू गॉड द फादर, डन कंपोज दिस लिरिक आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ इन 1617, ठीक है। 1617 में जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में लिखते हैं ए हिम टू गॉड, अर्थात भगवान का भजन। भगवान कौन? द फादर, हम सबके रचयिता, है ना। द फ्ली 1633 में आती है। ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये भी 1633 का है। हॉली सोनेट्स, ये 1610, कलेक्शन है 19 रिलीजियस पोएम्स का, ठीक है, और 1610 के बाद में पब्लिश होता है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये इनका सबसे चर्चित, सबसे फेमस वर्क है। कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स पब्लिश पोस्थमसली, ठीक है। 1631 में इनकी मृत्यु जाती है, उसके 2 वर्ष पश्चात ही पब्लिश होता है। इसके अंदर इनकी जो बेस्ट नोन पोएम्स हैं, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक्सटेसी, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, है ना, ए वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग, ठीक है, ये सब इसी कलेक्शन में पब्लिश होती हैं। अब इनके बाद में एक और बड़ा नाम जो है आपको देखने को मिलता है, वो है एंड्रयू मार्वल। मार्वल जो है ये पॉलिटिशियन भी थे पोइट होने के अलावा, और अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री जो है उसके लिए जाने जाते हैं। क्लियर? किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। तो पोएट थे, इंग्लिश पोएट, पॉलिटिशियन थे, और अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, और कुछ उन्होंने पॉलिटिकल सटायर्स भी लिखे, इसके लिए भी इनको जाना जाता है। अक्सर इनकी पोएट्री के अंदर इंटेंस इमोशन, तीव्र भावनाएं, इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस, और बहुत ही आपको प्लेफुलनेस देखने को मिलेगी, वो भी कैसी? शरारतें कैसी? इंटेलेक्चुअल, एंड एलाबोरेट मेटाफर्स, ठीक है, ये सब इनको देखने को मिलेगा आपको, जो कि इनको एक नोटेबल फिगर बनाती है मेटाफिजिकल पोएट्री के स्कूल में। अर्थात मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने वाले जो पोएट्स हैं उनमें इनको खास स्थान मिलता है। जॉन डन के बाद में इवन कहेंगे कि सेकंड पोजीशन पे यही आता है। इंटेंस इमोशन, इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस और एलाबरेट मेटाफर्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इनकी सबसे चर्चित जो पोएम रही जिनमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो है आपकी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एक शर्मिली प्रेमिका, ठीक है, जहाँ पर ये प्रेमिका को ऑफर करते हैं कि हमें दोनों को मिलकर के प्रेम करना चाहिए, और मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, तुम इसे स्वीकार कर लो, ठीक है। यदि मेरे पास बहुत सारा समय होता तो मैं इतने 1000 सालों तक तुम्हारी इस अंग की प्रशंसा करता, इतने वर्षों तक इस अंग की प्रशंसा करता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और फिर अंत में कहते हैं कि इतना समय किसी के पास नहीं है, इसलिए इस शरीर को तुम खो मत, ठीक है, और इस समय को भी मत खो, और तुम इससे प्रेम करना शुरू करो। तो इस तरह की जब वे बातें करते हैं तो ये सारी चीज़ें, इंटेंस इमोशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस देखने को मिलती है, एलाबरेट मेटाफर्स जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस के अलावा एक और पोएम है द गार्डन, और एन होरेशियन ओड अपॉन क्रोमेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये 3 इनके चर्चित वर्क रहे हैं जिनकी वजह से इनकी चर्चा बार बार होती है। He also wrote political satires and prose defending religious and political freedoms. ठीक है, इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी चूज हुए, और अंत तक जब इनकी मृत्यु होती है तब तक ये उस पद पर बने रहते हैं। ठीक, अब इनकी कुछ चर्चित रचनाएं देख लीजिए। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस पोस्थमसली पब्लिश होती है 1681 में। A persuasive poem urging a lover to seize the day and
मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, ठीक है, सीज द डे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम की थीम है सीज द डे। इसको हम कार्पे डियम भी कहते हैं। क्या है समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जो है वो वर्तमान ही है, कल किसने देखा है, कल हो ना हो, इसलिए आज का भरपूर लुत्फ उठाओ, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, मजे करो। इसको थीम को कहते हैं कार्पे डियम या सीज द डे। तो यहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि आगे का वक्त किसी ने नहीं देखा, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, ठीक है, यदि होती तो हम हजारों साल तक तुम्हारे इस अंग की प्रशंसा करता, इसकी प्रशंसा करता, इसकी प्रशंसा करता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज जो है, वर्तमान जो है, उसको एंजॉय करते हैं और हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थीम के बारे में पूछा जा सकता है कि निम्न में से 4 जो पोएम दे रखी है उनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जिसकी थीम जो है सीज द डे या कार्पे डियम पर आधारित है। तो ये नाम याद रखिएगा, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ठीक है। फेमस लाइंस देख लीजिए। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स अ विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। जो वो कहता है कि मेरे पास वक्त होता तो मैं भी वही उसी वक्त के हिसाब से चलता, हजारों सालों तक तुम्हारे शरीर के अंगों की प्रशंसा करता, लेकिन वक्त नहीं है। क्यों? बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट। समय जो है एक ऐसा रथ है जिसके पहिए नहीं है, पंख लगे हुए हैं, और वो बहुत जल्दी उड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है, अर्थात बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, फिर मृत्यु भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल टोन भी दिखती है, इंटेंस इमोशन भी दिखता है, और प्लेफुलनेस जो है वो भी यहाँ पर नजर आती है। फिर एक और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति देखिए, द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, कि हाँ मानता हूँ ग्रेव, कब्र जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है और प्राइवेट प्लेस भी है, क्योंकि एक कब्र के अंदर एक ही व्यक्ति रहेगा तो प्राइवेट प्लेस है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर हम एम्ब्रेस अर्थात एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करके वहाँ पर प्रेम कर सकेंगे। इसलिए इस धरती पर हमें रहकर क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सो एंड सो थिंग्स वो कहता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चित इनकी पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, और इसकी ये फेमस पंक्तियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दी हैं। इसके अलावा द गार्डन, अब नाम ही क्या पड़ा हुआ गार्डन, तो देखिए, सेलिब्रेट्स द ट्रैंक्विलिटी एंड स्पिरिचुअल सोलेस फाउंड इन नेचर। नेचर में जो शांति मिलती है, स्पिरिचुअल सोलेस मिलता है, उसकी बात कर रहा है गार्डन में, ठीक है। एन हॉरेशन ऑर्ड अपॉन क्रोमेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, 1650 में लिखा है, ठीक है। 1649 में क्रोमवेल सत्ता में आता है, और भाई साहब 1650 में क्या लिख देते हैं, उनकी आयरलैंड से जो वापसी होती है यहाँ इंग्लैंड में, उस पर कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये भी इनके काफ़ी चर्चित रहा था। ये 3 वर्क इनके बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। फिर रिफ्लेक्ट्स ऑन ओलिवर क्रोमवेल्स मिलिट्री सक्सेस एंड हिज इम्पैक्ट, ये इसी का पार्ट है, नंबर 4 नहीं है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। इसमें क्या करता है, ओलिवर क्रोमवेल के जो मिलिट्री सक्सेस हैं एंड हिज इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड, और ओलिवर क्रोमवेल का क्या प्रभाव रहा इंग्लैंड पे, उसकी चर्चा इसमें करता है। फिर डेफिनेशन ऑफ लव नाम से भी है, जो कि 1681 में पब्लिश होता है, ठीक। यहाँ पर ये इसी के बारे में है। एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ अनअटेनेबल लव एंड द फोर्सेस दैट कीप लवर्स अपार्ट, कि ऐसा प्रेम जिसको हासिल नहीं किया जा सकता, और वो चीज़ें जो प्रेमियों को अलग रखती है, जुदा रखती हैं, वो क्या है, उनके बारे में बात करता है डेफिनेशन ऑफ लव इस पोएम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बर्मुडाज नंबर 7 पे है, बर्मुडाज। फिर डिस्क्राइब्स, यहाँ पर डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स फाइंडिंग ए पैराडिसिकल लैंड सिंबलाइजिंग डिवाइन प्रोविडेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी के सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आपको ये 3 ध्यान में रखने हैं, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन, और एन हॉरेशन ऑर्ड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये 3 इनके काफ़ी चर्चित वर्क जो हैं वो रहे हैं। बाकी की लिस्ट खैर मैंने हालांकि आगे डाल रखी है, आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध यही इनका रहा है।
अगला एक और नाम लेंगे और वो नाम है जॉर्ज हर्बर्ट का, जो कि वेल्श में इनका जन्म हुआ था। इंग्लिश पोएट थे, अच्छे वक्ता भी थे, ऑरेटर थे। साथ ही साथ में जो राजा की जो चर्च थी, एंग्लिकन चर्च कहते हैं, उसके प्रीस्ट थे। तो अब जब चूंकि राजा की जो चर्च है उसके पुजारी हैं, उसके प्रीस्ट हैं, तो राजा के वफादार हैं, तो ऑब्वियसली कभी भी राजा के खिलाफ नहीं लिखेंगे, ये कभी भी क्रॉमवेल के पक्ष में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एंड्रयू मार्वल वो किसके पक्ष में थे? वो क्रॉमवेल के पक्ष में थे, लेकिन ये भाई साहब जॉर्ज हर्बर्ट नहीं थे। ठीक है, ये तो सिर्फ अपने चर्च में मस्त रहते थे, डिवोशनल पोइट्री ही लिखा करते थे, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रिलीजियस पोइट भी कहते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट ने जो कुछ लिखा है वो धर्म पर लिखा है, इसलिए इनको रिलीजियस पोएट भी इनको कहा जाता है। क्लियर? तो हर्बर्ट्स पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पिरिचुअल डेप्थ। स्पिरिचुअल डेप्थ देखने को मिलेगी, सिंपलिसिटी एंड यूज ऑफ इंट्रिकेट पोएटिक फॉर्म्स, और साथ ही साथ में कुछ जटिल जो पोएटिक फॉर्म्स हैं उनका भी अपनी पोएट्री में इस्तेमाल करते हैं। ही इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोएट्स, दो हिज वर्क इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स सिंसियर रिलीजियस फर्वर। हालांकि मेटाफिजिकल पोएट्री में इनका नाम शुमार होता है, क्यों? क्योंकि इंट्रिकेट पोएटिक फॉर्म्स को काम में लेते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी इनमें क्या मिलता है? रिलीजियस फर्वर देखने को मिलता है। 1633 में इनकी मृत्यु जाती, मात्र 39 वर्ष की आयु में। और इनकी सबसे चर्चित जो कलेक्शन रहा पोएट्री का वो है द टेम्पल। अब नाम से देखिए, टेम्पल, धर्म जो है यहां झलक रहा है। अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। गॉड और ह्यूमैनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको एक्सप्लोर करता हुआ वर्क है। तो दिस वर्क इंक्लूड्स मैनी ऑफ हर्बर्ट्स बेस्ट नॉन पोएम्स। अब वो बेस्ट नॉन पोएम्स मैंने अगले पेज पे लिया आपके लिए। द आल्टर, अब आल्टर का मतलब क्या होता है? वेदी, जहां पर पवित्र वेदी, जहां पर मूर्ति इत्यादि स्थापित होती है, उसको अपन आल्टर कहते हैं। ईस्टर विंग्स, द कॉलर, लव द थर्ड और द पुली। इसके अलावा एक पोएम और जिसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन उसका जिक्र जरूर करूँगा, क्योंकि ये कभी किसी ज़माने में हमारे सिलेबस में या आपके सिलेबस में हुआ करती थी, और इसका टाइटल क्या है? वर्च्यू। ठीक है, वर्च्यू, जहाँ पर सीजन्ड टिम्बर का प्रयोग जो है ये करता है, तुलना करने के लिए सिमिली का प्रयोग करता है। ठीक है, और वहाँ पर सीजन्ड टिम्बर की तुलना किससे करता है? वर्च्यू के साथ में करता है। क्लियर? वापस लौटते हैं पिछली स्लाइड पे, और इनका एक और वर्क है द कंट्री पार्सन। ए प्रोज वर्क है ये, जिसमें ये गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं कि पादरी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होना चाहिए, है ना, अर्थात हाउ टू लिव वर्चुअस एंड इफेक्टिव पास्टरल लाइफ। ठीक है, ये इसमें सुझाया गया है, बताया गया है। क्लियर? इसके अलावा कुछ एक नाम और है मेटाफिजिकल पोएट्री में, जिनके सिर्फ आपको नाम ही याद रखने हैं, उनकी वर्क्स पे नहीं जाना है। हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रशा, अब्राहम काउले, क्लीवलैंड और ट्राहर्न, बस इनके आप नाम याद रखिए। इनके साथ में आपके और कौन कौन से नाम हो गए? एक तो जॉन डन हो गया, ठीक है, एंड्रयू मार्वल हो गए, और जॉर्ज हर्बर्ट हो गए। जॉन डन का फेमस कलेक्शन कौन सा है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैं। ठीक है, और बात करें आपके एंड्रयू मार्वल की, तो टू हिज पोएम मिस्ट्रेस हो गया, इसके अलावा द गार्डनर हो गया। ठीक है, और क्रॉमवेल के आयरलैंड से वापस लौटने पर जो उन्होंने हॉरिशन ओड लिखा था, हॉरिशन ओड ऑन रिटर्न ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल फ्रॉम आयरलैंड, 1650 में लिखा था, वो हो गया। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो एक ही नाम है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है द टेम्पल। और इस टेम्पल के अंदर कई तरह की पोएम्स हैं। एक अलग से पोएम का नाम आपको याद रखना है, वर्च्यू। ठीक है, इसके अलावा
जो मेटाफिजिकल पोएट्री में और जो पोएट्स हैं केवल आप उनके नाम याद रखिए, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रशा, अब्राहम कावले और क्लीवलैंड और ट्रेहर्न। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीजें यहां पर याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने मेटाफिजिकल पोएट्री को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। इसको अपने को फालतू का स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत लंबा इसको लेकर के नहीं जाना है। जितनी काम की बातें हैं वो अपने सारी यहाँ पर जान ली हैं। ठीक है, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्री की डेफिनेशन हो गई, उसके फीचर्स हो गए, और जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स हो गए, और कुछ जो अन्य और राइटर हैं उनके अपने यहाँ पर नाम रख लिए हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है चीज़ें कभी पूछी जाती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।